स्टूडेंट्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा सेल टॉपिक चल रहा था और सेल टॉपिक्स में हमने सेल के कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमने पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेल का नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्व्ययी जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्व्ययी जालिका। सेल का एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। ठीक है, पोर्टर के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की गई थी। सेल में बताया गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्व्ययी जालिका होती है। किसके द्वारा बताया गया था? तो इसकी खोज की थी पोर्टर ने, यानी कि पोर्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में कहाँ पर होता है? तो देखो, ये आपका सेल का एक जनरल डायग्राम है। इस जनरल डायग्राम में आप देखेंगे कि जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को बोला हमने सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, और ये सेंटर में होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो देखिए ये जो न्यूक्लियस और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के पास में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? आपस में जुड़ी हुई होती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसी की खोज की गई थी, इसको ही डिस्कवर किया था पोर्टर ने। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। पहला तो ये याद रखना आप लोग कि इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? तो पोर्टर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती कहाँ है? तो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का जो जाल होता है, ये बिछा हुआ रहता है। बहुत सारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैंगी, है ना। ये न्यूक्लियस और ये आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के पास में बहुत सारी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी को ही कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको डिस्कवर किया गया था पोर्टर के द्वारा। नेक्स्ट, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है ना। एक होती है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है स्मूथ ईआर। ठीक है, रफ ईआर को आप लोग खुरदरी ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, और स्मूथ को बोला जाता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए, तो पहली ईआर तो हो गई रफ ईआर, और सेकंड जो ईआर है हमारी वो हो गई स्मूथ ईआर। ठीक है, अब ये रफ ईआर कहाँ रहती है सर, और ये स्मूथ ईआर कहाँ रहती है? रफ ईआर का फंक्शन क्या होता है, स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान करना। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? तो लाइसोसोम्स का काम होता है। लाइसोसोम्स जब प्रोटीन बना रहे होते हैं तो उनकी मदद कौन करता है? तो उनकी मदद करने का जो काम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोगों को दो दिख रहे हैं, एक तो रफ ईआर है और एक है स्मूथ ईआर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो रफ ईआर होती है, ये रफ ईआर क्या करती है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। प्रोटीन संश्लेषण
वह प्रोटीन बनाने में सहायक। ठीक है, जब भी लाइसोसोम्स के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है तो उस प्रोटीन बनाने में ये जो रफ ईआर है ये क्या होती है, सहायक होती है। जबकि जो स्मूथ ईआर होती है ये वसा का संश्लेषण करती है और वसा बनाने में सहायता करती है। वसा संश्लेषण व वसा बनाने में सहायक, वसा बनाने में सहायक। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये समझना है कि सर ये जो रफ ईआर है ये होती कहाँ है, स्मूथ ईआर है ये होती कहाँ है। तो आप लोग याद रखना, जो न्यूक्लियस के पास में, ये जो न्यूक्लियस से जस्ट चिपकी हुई रहती है यहाँ पर, इसको तो हम बोलते हैं रफ ईआर। और जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट पास में चिपकी हुई रहती है इसको कहा जाता है स्मूथ ईआर। मतलब न्यूक्लियस के जस्ट बाजू में है इसको बोला रफ ईआर, और जो सेल मेम्ब्रेन से जस्ट चिपकी हुई रहती है इसको बोलते हैं स्मूथ ईआर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आप लोगों का। ठीक है, रफ ईआर का कि ये प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट आपको क्या क्या याद रखना है कि जो रफ ईआर होती है कहाँ होती है, केंद्रक के पास। कहाँ होती है, केंद्रक के पास होती है। ठीक है, और स्मूथ ईआर में आपको क्या याद रखना है, स्मूथ ईआर में आप लोगों को याद रखना है कि जो स्मूथ ईआर होती है ये कहाँ पर होती है, ये कोशिका झिल्ली के पास होती है। कोशिका झिल्ली के पास होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है। देखिए ये केंद्रक के पास रहती है तो ये ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी है, रफ ईआर स्थायी होती है या फिर स्मूथ ईआर स्थायी होती है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा ब्रेन ऑफ सेल किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है, केंद्रक को बोला जाता है। और इस ब्रेन के पास में ही आप लोगों की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ ईआर होती है, केंद्रक के पास है इसलिए कैसी रहेगी, स्थायी रहती है ना। तो यहाँ याद रखना है आप लोगों को, रफ ईआर में ये स्थायी होती हैं। और ये कोशिका झिल्ली के पास है स्मूथ ईआर, तो ये क्या होती है, ये कम स्थायी होती है, कम स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम आर प्रेजेंट, मतलब उपस्थित है। रफ ईआर में क्या होता है, राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये तो वसा का संश्लेषण करती है, वसा बनाने में सहायक होती है ना। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसका मेन काम आप लोग याद रखना, मेन काम क्या है इसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण और वसा का संश्लेषण करना, है ना। जो भी प्रोटीन बन रहा है या वसा बन रही है तो उसको बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी, तो सर पोर्टर ने करी। कहाँ पर होती है, तो बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की होती है, एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। इसमें आपसे पूछा जाए प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने में कौन सी सहायक है, तो आप लोग आंसर देंगे रफ ईआर। जबकि फैट या फिर वसा बनाने में सहायक पूछा जाए तो स्मूथ ईआर। ठीक है, रफ ईआर कहाँ होती है, तो सर केंद्रक के पास होती है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए स्मूथ ईआर कहाँ होती है, तो स्मूथ ईआर होती है सेल मेम्ब्रेन के पास। थर्ड आपसे पूछा जाए, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन के पास है तो कैसी रहेंगी, कम स्थायी रहेंगी। ये न्यूक्लियस के पास है, ब्रेन के पास है, तो ये कैसे होती है, ज्यादा स्थायी होती है। प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है रफ ईआर में, इसलिए इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। जबकि वसा का संश्लेषण, वसा बनाने में सहायक होती है इसमें, इसलिए इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं।
ठीक है, चलिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब हम नेक्स्ट सेल के कंपोनेंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सेल का कंपोनेंट है वो है वैक्यूल्स। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में बोला राजधानी या फिर इसे बोला जाता है रिक्तिका, ठीक है। देखो, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हमारा सेल होता है, सेल का जो एम्फैथी स्पेस होता है, ये सेल है, और इस सेल में जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को ही क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है पॉकेट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पॉकेट ऑफ द सेल, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको एम्फैथी स्पेस, ठीक है। एम्फैथी स्पेस का मतलब क्या हुआ, खाली जगह। किसकी खाली जगह, तो ये हमारी सेल है ना, ये हमारी सेल है, ये हमारी कोशिका है। तो कोशिका में जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह को क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स या फिर रिक्तिका बोला जाता है। सर इस वैक्यूल्स में होता क्या है, तो इस वैक्यूल्स में क्या होता है, जो स्टोर फूड होता है, जो स्टोर फूड होता है, ये क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब स्टोर फूड क्या होता है, तो देखो, स्टोर फूड का मतलब ये है, हम खाना खाते हैं, खाने में हम मेजर कितनी चीज़ें खाते हैं, 3 चीज़ें ही खाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, हमने खाया प्रोटीन खाया, ठीक है, हमने फैट जैसी चीज़ें खाई, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको मीठी चीज़ों से मिलता है, हमने शर्करा खाई, प्रोटीन खाया, मांस खाया, दालें खाई, या फिर हमने घी खा लिया, है ना। तो हम मेजर ये 3 चीज़ें ही खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। पर ये क्या है, ये भोजन के बड़े बड़े अणु हैं। परंतु हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाया, ये तो भोजन के बड़े बड़े अणु थे, इनके खाने से तो हमको एनर्जी मिलने वाली नहीं। तो क्या होता है, ये छोटे छोटे अणु में एंजाइम्स की मदद से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और अंतिम रूप से किस में चेंज होते हैं, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। जो प्रोटीन रहता है, ये अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाता है, और जो फैट रहता है, ये फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है, फैट में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा तो हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ठीक है, रोटी चावल सबसे ज़्यादा यही खाते हैं। तो हम ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो मानव शरीर है या ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, ये ग्लाइकोजन। सबसे ज़्यादा क्या है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या है, तो ये ग्लाइकोजन को बोला जाता है ह्यूमन बॉडी में स्टोर फूड। क्या बोला जाता है, स्टोर फूड, ठीक है। और ये जो स्टोर फूड है, ये स्टोर कहाँ पर होता है, तो आप याद रखना, ये वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, वैक्यूल्स में, ग्लाइकोजन, ठीक है। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, अंतिम रूप से चेंज किस में हुआ, ग्लाइकोजन में हुआ। ये ग्लाइकोजन क्या है, ये स्टोर फूड है, ठीक है। ये स्टोर फूड कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है कहाँ पे, वैक्यूल्स में, यानी कि रसदानी में। ये खाली जगह पर है, ठीक है, ये खाली जगह है, इसलिए यहाँ पे जाके क्या हुआ, स्टोर हुआ। जैसे मैं पूछूं आप लोगों से कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा स्टोर फूड है वो कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है। क्यों है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, ना तो हम ज़्यादा दालें खाते हैं, ना तो ज़्यादा मटन खाते हैं कि हम बोल सके कि अमीनो एसिड्स है, या हम इतना घी भी नहीं खाते, फैट भी नहीं खाते कि हम बोल सके हमारे शरीर में ज़्यादा फैटी एसिड है। हम सबसे ज़्यादा मेनली चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, है ना, और ये अंतिम रूप से चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का स्टोर फूड होता है, और ये जो स्टोर फूड है, ये स्टोर कहाँ पर हो जाता है, तो ये वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका में। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्टोर फूड है, जो सबसे ज़्यादा स्टोर होता है, वो याद रखना आप लोग, लीवर में होता है। लीवर क्या, एक ऑर्गन है, और ऑर्गन के पास क्या है, सेल है, और सेल है तो उसमें खाली जगह होगी, उस खाली जगह में क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए प्लांट, है ना, ह्यूमन बॉडी का तो आप लोगों को पता चल ही गया कि ह्यूमन बॉडी का जो स्टोर
जो स्टोर फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ऐसे आपसे प्लांट सेल का पूछे, प्लांट सेल है ना, ये ह्यूमन बॉडी यानी इसको एनिमल सेल बोल सकते हैं, है ना, एनिमल की श्रेणी में तो आते हैं हम लोग। तो एनिमल सेल का जो स्टोर फूड है, एसएफ स्टोर फूड है, वो किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये किसके पास स्टोर होता है, तो लीवर के पास रहता है सबसे ज्यादा। ठीक है, प्लांट सेल का जो स्टोर फूड होता है, प्लांट सेल का जो स्टोर फूड होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन का स्टोर फूड जो था ग्लाइकोजन के फॉर्म में था, जो प्लांट सेल का स्टोर फूड होता है, ये स्टोर फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है का। और प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में ये जो स्टोर फूड है, ये स्टोर कहाँ पर होता है, तो वो होता है रूट्स में। याद रखना आप लोग, रूट्स मतलब उनकी जड़ों में, उनकी जड़ों में वक्कल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है, प्लांट सेल का सबसे ज्यादा स्टोर फूड होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि जड़ें मजबूत होना चाहिए। ह्यूमन में बोला जाता है कि लीवर अच्छा होना चाहिए, लीवर खराब हो जाता है तो इंसान की बॉडी भी काम ज्यादातर नहीं करती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों से पूछा जाए, फर्स्ट ये याद रखना एनिमल सेल, एनिमल सेल में आप लोग याद रखना ह्यूमन बॉडी, मानव, मानव का जो स्टोर फूड है ये क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में सबसे ज्यादा किसके पास होता है, लीवर के पास। प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो स्टोर फूड है, जो स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, तो सबसे ज्यादा उनकी जड़ों के पास। ऐसे इंसेक्ट्स हुए, इंसेक्ट्स मतलब जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, तो कीड़े, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इन कीड़े मकोड़ों का जो स्टोर फूड होता है, याद रखना ये काइटिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, काइटिन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, काइटिन के फॉर्म में होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो उनकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्किन देखी होगी, ठीक, ठीक है, तो इंसेक्ट्स का जो स्टोर फूड है ये काइटिन के फॉर्म में उनकी आउटर लेयर में क्या होता है, स्टोर होता है। प्लांट सेल, पादप कोशिका का जो स्टोर फूड है ये स्टार्च के फॉर्म में उनकी जड़ों में होता है। और मानव का जो शरीर है, इस मानव शरीर का जो स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और सबसे ज्यादा किसके पास होता है, लीवर के पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, वैक्यूल्स इसको बोलते हैं, रसधानी, है ना, ये क्वेश्चन याद रखना आप। तो पॉकेट ऑफ सेल किसको बोला, तो पॉकेट ऑफ सेल बोला वैक्यूल्स को। और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, तो सर जो स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड जो होता है, संचित खाना जो होता है, इस संचित खाने को स्टोर करता है। ठीक है, खाली जगह को हमने क्या बोला, एम्फेटी स्पेस को क्या बोला हमने, वैक्यूल्स। और जो भी स्टोर फूड है, इस स्टोर फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है, वैक्यूल्स का। अब स्टोर फूड, संचित खाना क्या होता है, तो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल लेके बताया था, ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर फूड है, स्टोर फूड वो कौन सा है, ग्लाइकोजन है ना, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा। तो ये ग्लाइकोजन क्या है, हमारा स्टोर फूड है। और ये जो स्टोर फूड है ये सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, हमारे लीवर के पास। ठीक है, प्लांट सेल का पूछा जाए तो प्लांट सेल का स्टोर फूड क्या है, स्टार्च है का। सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, तो जड़ों के पास रहता है। और इंसेक्ट्स का पूछा जाए तो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों का जो स्टोर फूड है ये काइटिन के फॉर्म में होता है। और किसके पास रहता है, तो ये इसकी आउटर लेयर में होता है। ठीक है, तो ये आपका वैक्यूल्स था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुका है हमारा, वैक्यूल्स हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट कंपोनेंट बचा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक को हिंदी में बोला जाता है लवक। ठीक है, अब प्लास्टिक क्या होते हैंगे, प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैंगे, प्लास्टिक का काम क्या है, प्लास्टिक की खोज किसने करी, ये बड़ा ही सिंपल है, पर इसको ध्यान से समझना आप लोग। देखो, प्लास्टिक की जो खोज थी, ये प्लास्टिक की खोज की गई थी हैकल के द्वारा। हैकल किसने करी थी, ठीक है, हैकल के द्वारा प्लास्टिक की खोज की गई थी।
अब प्लास्टिड का काम क्या होता है, तो प्लास्टिड का जो काम है, फंक्शन है, ये फंक्शन होता है कलर प्रदान करना। क्या करना? कलर प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग याद रखना, ये जो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो समझो क्या होते हैं। प्लास्टिड जिसकी खोज हैकेल के द्वारा की गई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और ये इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कलर प्रदान करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्लांट सेल मतलब पादपों की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर पत्तियों का, फूल का, इनका जो कलर देखा होगा आपने, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो पत्तियों का अलग कलर रहता है, फूल का अलग कलर रहता है, जड़ों का अलग कलर रहता है। तो इनको प्रदान कौन करता है? तो ये प्लास्टिड करते हैं ना, सेल में ही होते हैं। किस सेल में पाए जाते हैं? तो ये याद रखना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, है ना। एनिमल सेल में ये क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं? ये अब्सेंट होते हैं। और अच्छा है अब्सेंट रहते हैं, नहीं तो हमारे जो बच्चे होते हैं तो वो कलरफुल होते हैं। किसी का लाल बच्चा होता है तो किसी का पीला बच्चा होता, डिफरेंट टाइप के फिर कलर वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे डिफरेंट टाइप के प्लांट और डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलेंगे आपको। लीफ का कलर अलग मिलेगा, फ्लावर का कलर अलग मिलेगा, फ्रूट का कलर अलग मिलेगा। और यहाँ पर आप यदि एनिमल सेल में देखोगे तो एनिमल सेल में ये ये क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो लवक होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ये जो प्लास्टिड हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज ल्यूकोप्लास्ट, और नंबर 3 इज क्रोमोप्लास्ट। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में आप लोग याद रखना, देखो इसको तो बोलते हैं पर्णहरित, पर्णहरित। इसको बोला जाता है श्वेत वर्णक। क्या बोलते हैं? श्वेत वर्णक। और इसको बोला जाता है पर्णरहित, पर्णरहित। ठीक है, रहित, पर्णरहित। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित, ये हरित है और ये रहित है। ठीक है, अब इन तीनों के फंक्शन क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है का, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? देखो आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों का कलर, आप लोगों ने देखा होगा फ्रूट का कलर, यानी फलों का कलर। तो फ्रूट में, पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है, ये कौन प्रदान करता है? तो प्रदान करता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा संभव हो पाता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा संभव हो पाता है ना। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों का, फलों का, है ना। तो इनके द्वारा फलों, पत्तियों का कलर कैसा रहता है? ग्रीन कलर का रहता है ना, ये याद रखना। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब ही होता है श्वेत, यानी ये कौन सा रंग प्रदान करता है? ये व्हाइट कलर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कोई से जो फ्लावर रहते हैं, है ना, फल रहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेना कि जो पेड़ों की पत्तियां हुई या फल हुए या फ्लावर हुए, ठीक है, तो इन फ्लावर्स में, फलों में, पत्तियों में जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं में यदि आप फ्लावर्स देखोगे या फिर वाइट कलर होता है, तो ये वाइट कलर कौन प्रदान करता है? ये ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और लास्ट बचा हमारा क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट को बोला जाता है पर्ण रहित, है ना। देखो यहाँ पर एक तो ग्रीन कलर हो गया और एक हो गया व्हाइट, है ना। ग्रीन कलर कौन प्रदान कर रहा? तो क्लोरोप्लास्ट। व्हाइट कलर कौन प्रदान कर रहा? तो वो कर रहा ल्यूकोप्लास्ट।
तो ग्रीन कलर और वाइट कलर को छोड़कर जितने भी कलर हैं वो कौन प्रदान करता है? वो प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ से बहुत मेन क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछा जाता है आप लोगों से टमाटर का लाल कलर किसके कारण होता है, या गाजर का रेडिश जो कलर होता है ये किसके कारण होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। जैसे आप लोग देखो टमाटर, कहाँ लिखो है, यहाँ लिख देते हैं। देखो एक तो टमाटर, इसका जो रेड कलर होता है, ये रेड कलर किसके कारण लाल होता है? तो ये होता है ल्यूकोपिन के कारण। किसके कारण? ल्यूकोपिन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर आपसे पूछा जाए गाजर का रेड कलर किसके कारण होता है, रेडिश, तो वो होता है का कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो आम में येलो कलर होता है, ये आम का येलो कलर किसके कारण होता है? तो वो होता है, बताइए आप, जेंथोफिल के कारण। ठीक है, जेंथोफिल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। टमाटर तो याद रखना ल्यूकोपिन, ये एग्जाम में पूछा भी गया। गाजर का रंग रेडिश किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और आम का कलर जो येलो दिखाई देता है आप लोगों को, वो किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो सेल के कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलो।